ऐसा कह रहे हैं। दिल्ली के एम्स से अब उन्हें रांची के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। लालू इसे केंद्र और साथ ही साथ सीबीआई की साजिश बता रहे हैं। पता नहीं किस बात के लिए ये दरोगा बोल रहा कि बैक हो जाइए, इनका एसपी बोल रहा है। एसपी हमारा बॉस है। परेशान किया जा रहा लालू जी। आरजेडी मुखिया लालू यादव का पारा हाई हुआ तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लालू सुरक्षा कर्मियों से उलझ गए। पता नहीं किस बात के लिए ये दरोगा बोल रहा कि बैक हो जाइए, इनका एसपी बोल रहा है। एसपी हमारा बॉस है। परेशान किया जा रहा लालू जी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लालू यादव के पहुंचने के साथ ही हंगामा शुरू हो गया था और जब तक लालू ट्रेन में बैठकर रांची के लिए रवाना नहीं हो गए तब तक हंगामा चलता ही रहा। ये रांची राजधानी है। इसी के H1 बॉगी में जो कि फर्स्ट क्लास है, लालू प्रसाद यादव को ले जा रहा है। उसी में F कूप में हम लोग के तमाम सूत्रों ने बताया है उनको ले जा रहा है। आज ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने उसको डिस्चार्ज किया। इससे यहाँ से उसको रांची ले जाया जाएगा रिम्स में। लालू आखिर क्यों हत्थे से उखड़ गए, इसके पीछे भी कहानी है, ड्रामा है, एक्शन है। दरअसल लालू यादव का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। आज अचानक ही एम्स प्रशासन ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया और उन्हें रांची के रिम्स के लिए रेफर कर दिया, जबकि लालू यादव का कहना था कि वो बहुत बीमार है। जो बीमारी उन्हें है उसका इलाज रिम्स में नहीं है। लालू ने सीबीआई और केंद्र सरकार पर साजिश रचने का आरोप लगा दिया। इलाज करके मोदी के साजिश से मोदी का जो फिजिशियन है वो आदमी उसी के यूनिट में भर्ती कराया और हमको फिर रिम्स लौटा रहा है। और हमने एम्स के डायरेक्टर को चिट्ठी लिखा कि इस बीमारी से हम ग्रसित हैं, कंप्लीट भी नहीं हुआ है, वो लिखा भी है उस चीज में फिर और फिर हमको रिंग वहाँ भेज रहा है। लालू यादव ने एम्स के डायरेक्टर को चिट्ठी लिखकर एम्स से डिस्चार्ज न करने की अपील की थी। लालू ने एम्स को लिखी चिट्ठी में कहा था, मैं हृदय रोग, किडनी इन्फेक्शन, शुगर और कई अन्य प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हूँ। कमर में दर्द है और बार बार चक्कर आ रहा है। मैं कई बार बाथरूम में गिर गया हूँ। मेरा रक्तचाप और शुगर बीच बीच में बढ़ जाता है। इन सब बीमारियों का इलाज चल रहा है। अगर मुझे इस आयुर्विज्ञान संस्थान से रांची मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है तो इससे मेरे जीवन पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न होता है तो इसकी पूरी जवाबदेही आप पर होगी। बिना प्रॉपर इलाज किए और भाजपा के साजिश से, नरेंद्र मोदी जी के साजिश से हमको फिर रिम्स अस्पताल लौटाया जा रहा है, जहाँ कोई सुविधा नहीं है किडनी का, कोई यूनिट नहीं है, ना जेल में है ना वहाँ। लालू की इस चिट्ठी का एम्स प्रशासन पर कोई असर नहीं हुआ। लालू की दलीलें काम नहीं आई। एम्स ने लालू को डिस्चार्ज कर दिया। तो ये तो जान पे खतरा आ सकता है और इस उम्र को देखते हुए लगातार मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, लगातार अच्छे इलाज की जरूरत है। और रिम्स से तो इसीलिए भेजा गया था ताकि बेहतर इलाज हो पाए, क्योंकि बड़ी संस्था है। लालू को एम्स से डिस्चार्ज करने पर सियासत गर्मा गई। लालू और उनके समर्थक नेता बार बार उनके खिलाफ साजिश की बात करते रहे। आरजेडी नेताओं ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया, जबकि बीजेपी नेता एम्स के बचाव में खड़े हो गए। स्वयं जो है मरीज संतुष्ट नहीं है। संविधान में किसी को अधिकार है, एक नागरिक को भी अधिकार है कि हम अपने जीवन का रक्षा करें। एक बहुत बड़ी गहरी राजनीतिक साजिश है। जो भी मरीज के नजरिए से ही डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टर किसी को पार्टी या नेता कह के नहीं देखते। डॉक्टर सेटिस्फाइड हुए होंगे तभी उनको इजाजत दी होगी जाने की। लालू अस्पताल से बाहर आए तो हंगामा खड़ा हो गया। आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एम्स में जमकर बवाल काटा। लालू प्रसाद से मिलने आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता एम्स में पहुंचे थे। आरजेडी कार्यकर्ता जबरन लालू के पास जाने लगे थे। जब एम्स प्रशासन के सिक्योरिटी स्टाफ ने उनको रोकने की कोशिश की तो हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस बल ने जबरन एम्स में घुसने वाले नेता को बाहर का रास्ता दिखाया। लालू कार से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गए।
स्टेशन पर पहुंचे तो प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए बैटरी रिक्शा मंगाया गया। उसमें बैठने से पहले लालू की स्टेशन के सुरक्षा कर्मियों से बहस हो गई। लालू यादव ने सुरक्षा कर्मियों को हड़का दिया। अब ये कह रहा है कि बैक हो जाइए। लालू जी किस बात के लिए बैक हो जाए? पता नहीं है किस बात के लिए ये दरोगा बोल रहा है कि बैक हो जाइए। इनका एसपी बोल रहा है, एसपी हमारा बॉस है। परेशान किया जा रहा है लालू जी। उधर एम्स प्रशासन का कहना है कि लालू यादव पूरी तरह फिट हैं और उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। इसी वजह से उन्हें रांची मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। अनिंद्यो बनर्जी और हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। तो भारी हंगामे के बीच लालू प्रसाद यादव को दरअसल एम्स से डिस्चार्ज किया गया। लालू ये गुहार लगाते रहे कि वो गंभीर रूप से बीमार हैं, लेकिन एम्स प्रशासन ने साफ कर दिया कि लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से फिट है। लालू यादव से बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। लालू यादव को डिस्चार्ज कर दिया गया। इनसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद लालू जी। डिस्चार्ज कर दिया गया, रेफर किया, आधा अधूरा इलाज करके रिम्स अस्पताल में रेफर कर दिया। हमारी तबीयत ठीक है नहीं। ये पूरा सरकार का साजिश, सीबीआई का साजिश, उसके तहत हमको वो निकाला है यहाँ से। और रिम्स में किडनी का और चक्कर है, हमारा हार्ट का ऑपरेशन कराए हैं। वो सारी बीमारियां हमारे पास है, ब्लड प्रेशर। कौन डिस्चार्ज किया आपको? अब वो साजिश है सरकार का। नहीं तो राहुल गांधी भी आज मिले थे आपसे? हाँ, तो राहुल जी मिले थे। स्वास्थ्य लाभ एम्स डायरेक्टर आपने चिट्ठी लिखी थी एम्स डायरेक्टर? हाँ, लिखे चिट्ठी आपको मिल जाएगा। नहीं, चिट्ठी में तो उन्होंने जवाब नहीं दिया आपकी चिट्ठी का? नहीं दिया, भाग चला। नहीं तो उन्होंने कहा नहीं कि आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं, नहीं कर रहे? कुछ नहीं बताया। साफ तौर से कहना है कि उनकी साजिश है सरकार की, इसलिए उनको डिस्चार्ज किया गया। कैमरामैन अनुराग के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। तो लालू यादव ने आज सुबह राहुल गांधी से मुलाकात भी की, लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इसी से चिढ़कर दरअसल केंद्र की तरफ से उन्हें अचानक डिस्चार्ज करने का फैसला किया गया है। हालांकि राहुल गांधी से मुलाकात के मायने बीजेपी कुछ और लगा रही है और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। मोदी जी के साजिश से हमको फिर रिम्स अस्पताल लौटाया जा रहा है। एम्स प्रशासन ने दिल्ली से लालू यादव का बोरिया बिस्तर बांध दिया। लालू ने इसे केंद्र की साजिश बताया, लेकिन इसका एक तीसरा पक्ष भी है जिसका राज इस तस्वीर में छिपा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज सुबह एम्स में भर्ती लालू यादव से मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं में काफी देर तक बातचीत हुई। आरजेडी नेताओं का कहना है कि राहुल और लालू की मुलाकात से चिढ़कर ही एम्स प्रशासन ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया, जबकि लालू यादव गंभीर रूप से बीमार हैं। ये भी मानता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी मिलने के लिए आए, उसके चंद मिनटों के बाद ही जो है यह निर्णय लेने का काम हुआ कि राहुल गांधी जी मिल के गए। उसके बाद जो है इमीडिएट यहाँ के एम्स से जो है रिम्स शिफ्ट किया जाता है। दरअसल लालू से राहुल के मिलने की टाइमिंग ऐसी थी जिस पर आरजेडी के लोग इस साजिश की बात कह रहे हैं, क्योंकि लालू यादव के डिस्चार्ज होने के करीब 3 घंटे पहले राहुल लालू से मिलने एम्स पहुंचे थे। इस मुलाकात के बाद लालू यादव को एम्स से डिस्चार्ज करने की सूचना मिल गई। कांग्रेस ने भी कहा कि सरकार के दबाव में ही लालू को डिस्चार्ज किया गया। दबाव तो सरकार का ही हो सकता है, और किसका हो सकता है? नहीं तो एम्स से और छोटे अस्पताल में जो एडवांस सेंटर नहीं है, वहाँ इलाज का समुचित व्यवस्था नहीं है, वहाँ ले जाना तो ये तो भगवान भरोसे उनको छोड़ना हुआ। लालू और राहुल गांधी की इस मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। बीजेपी ने सवाल उठाए कि भ्रष्टाचार के लिए सजा याफ्ता लालू यादव से आखिर राहुल क्यों मिलने गए थे। ऑर्डिनेंस फाड़ने वाले राहुल गांधी आज लालू जी को मिलने के लिए जाते हैं और गले लगाकर सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। किससे क्या मुलाकात हुई? राहुल जी सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि उनको लालू जी की सेहत की चिंता थी। दरअसल लालू यादव और राहुल गांधी की इस मुलाकात को 2019 लोकसभा चुनावों की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी को लग रहा है कि लालू दिल्ली में बैठकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बना रहे हैं, एम्स से सियासत कर रहे हैं। लालू यादव पहले ही गैर बीजेपी मोर्चे का ऐलान कर चुके हैं। ये भी साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो नेतृत्व भी उसी का होगा। सब कांग्रेस को माइनस करके नहीं ना किया जा सकता है। कांग्रेस कोई अलग फ्रंट नहीं ना है, वही फ्रंट है वही। अब कांग्रेस विपक्ष में है तो फ्रंट है। लालू यादव और कांग्रेस का नाता पुराना है। बीजेपी जब सोनिया गांधी को विदेशी साबित करने पर तुली हुई थी, तब लालू ही थे जो सोनिया गांधी के साथ मजबूती से खड़े थे। लालू ने हमेशा सोनिया गांधी का सम्मान किया। तालमेल में हमारा ओपन है,
लेकिन हमारे तरफ से कोई रोक नहीं है। जो कांग्रेस तय करेगी, लेकिन कांग्रेस से हम समझौता करें। कांग्रेस और आरजेडी ने 1999 के लोकसभा चुनावों में पहली बार गठबंधन किया था। 2004 लोकसभा चुनावों में आरजेडी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके 21 सीटों पर जीत हासिल की थी और लालू उस सरकार में 5 साल तक रेल मंत्री रहे। 2009 लोकसभा चुनावों में आरजेडी और कांग्रेस में सीटों पर बात नहीं बनी, लिहाजा ये गठबंधन टूट गया। लालू ने बाद में स्वीकार किया कि गठबंधन न करना उनकी गलती थी। 2014 में लालू यादव ने एक बार फिर कांग्रेस से गठबंधन किया और बिहार विधानसभा चुनावों से पहले उन्होंने महागठबंधन बनाकर महाजीत हासिल की। कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों की गहराई यहाँ तक रही कि 2013 में मनमोहन सिंह सरकार दागी सांसदों विधायकों पर बाकायदा एक अध्यादेश लेकर आई। इस अध्यादेश से सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना चाहती थी। ये अध्यादेश इस नाते लाया जा रहा था ताकि लालू यादव चारा घोटाले में सजा के बावजूद चुनाव लड़ सकें। ये अलग बात है कि राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को फाड़कर फेंक देने लायक बता दिया और मनमोहन सिंह को बैकफुट पर जाना पड़ा। अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। अब पंजाब में दरअसल 12वीं का पाठ्यक्रम बदल दिया गया है। इसमें गुरुओं को लेकर एक जो पाठ था वो हटा दिया गया है। इसको लेकर भी अब सियासत की जा रही है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर कि जानबूझकर इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और इस तरह से पाठ्यक्रम को हटाया गया है। हमारे मुल्क में सरकारें कब क्या कर गुजरे ये किसी को नहीं मालूम। इतिहास हमें गुजरे हुए कल से साक्षात्कार कराता है, लेकिन हमारी सरकार का पता नहीं कब इतिहास बदल दे या इतिहास को बीता हुआ कल बताकर भुला देने की ओर कदम बढ़ा दे। जी हाँ, इस बार पंजाब की कांग्रेस सरकार ने सिख गुरु, सिख योद्धाओं, अंग्रेज और सिखों के बीच हुए युद्ध, बाबा बंदा सिंह बहादुर और महाराजा रणजीत सिंह समेत सिखों के संघर्ष को बताने वाले 23 पाठ 12वीं कक्षा के इतिहास की पाठ्य पुस्तक से हटा दिया है। ये बदलाव कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने किया है। अब पता नहीं इनको क्या हुआ स्टेट गवर्नमेंट को कि रातों रात कमेटी बना के सारी की सारी पंजाब हिस्ट्री, सारी सिख हिस्ट्री उसमें से निकाल दी और नई हिस्ट्री उसकी जगह जो डाल दी। हम कहते हैं कि आपको और भी कुछ पढ़ाना है पढ़ाओ, लेकिन जब तक बच्चे अपनी धरती का इतिहास नहीं समझेंगे, ये पंजाब गुरुओं की धरती है, यहाँ का इतिहास वो नहीं समझेंगे तो दूसरे इतिहास को क्या समझेंगे। पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री हमलावर हैं और पंजाब में वर्तमान के शिक्षा मंत्री बचाव की मुद्रा में। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। चैप्टर बदलने के बाद जिस तरह से पंजाब की सरकार का जोरदार विरोध हो रहा है, उससे एक बात तो तय है कि पंजाब सरकार बैकफुट पर है। अगर कैप्टन सरकार अपना फैसला वापस ले ले तो हैरान मत होइएगा। मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के उस पार आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे क्यों और कैसे एक मंडप के नीचे चलाई गई दूल्हे पर गोली। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद ला दें, सबसे तेज सबसे सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारी वेबसाइट aajtak.in के साथ या फिर डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप। देखते रहिए आज तक। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात अब एक ऐसे घर की करेंगे जहां पर अचानक जश्न का माहौल मातम में बदल गया। ये वीडियो दरअसल आपको हैरानी में भी डाल देगा, क्योंकि यहां पर एक दूल्हे को अचानक गोली लग जाती है। वो मंडप में बैठा हुआ अपने द्वारचार की तैयारी कर रहा था कि अचानक एक शख्स ने रिवॉल्वर निकाली और उसके सीने में, यानी कि दूल्हे के सीने में गोली दाग दी। इस वीडियो को बेहद गौर से देखिएगा। शादी की रस्म चल रही है, दूल्हा बैठा हुआ है, तभी पीछे भगवा रंग की शर्ट पहने हुए शख्स अपनी रिवॉल्वर से दूल्हे को गोली मारता है। गोली दूल्हे के सीने में लगती है। आसपास बैठे लोगों को समझ में नहीं आता कि अचानक दूल्हा सीना क्यों पकड़े बैठा है। एक पास बैठा दूसरा शख्स दूल्हे से कुछ पूछता है, क्या हुआ? दूल्हा उससे कुछ कहता है।
अब भी किसी को समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है, और फिर अचानक दूल्हा वहीं गिर जाता है। अब इन तस्वीरों को दोबारा देखिए और बेहद ध्यान से देखिएगा। भगवा रंग की शर्ट वाले आदमी के हाथ में रिवॉल्वर है। उसने रिवॉल्वर को इस तरह से पकड़ा है कि उसकी नाल हाथ के बीच में छुपा रखी है। वो दूल्हे पर फायर करता है। आप देख सकते हैं फायर करते वक्त रिवॉल्वर से चिंगारी भी निकलती है और गोली दूल्हे के सीने में लगती है। दूल्हा बस सीना पकड़ता रह जाता है। आसपास के लोगों को समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। वो दूल्हे को इधर उधर देखते हैं, बात करते हैं। दूल्हा अपने सीने को देखता है और जमीन पर गिर जाता है। इस पूरे सीन को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, जबकि गोली मारने वाला बड़े सुकून के साथ वहीं खड़ा रहता है और रिवॉल्वर को छुपा लेता है। किसी को पता ही नहीं लगता कि गोली किसने चलाई। दूल्हे को क्यों मारी गोली? दूल्हे को गोली मारने वाला शख्स कौन है? क्या गोली मारने वाला शख्स पकड़ा गया? क्या ये शख्स शादी में दूल्हे का मर्डर करने आया था? आज हम आपको दूल्हे की हत्या का पूरा सच दिखाएंगे और ये पता लगाने की भी कोशिश करेंगे कि शख्स ने दूल्हे पर गोली क्यों चलाई। उससे पहले आपको एक वीडियो और दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दूल्हा शादी की रस्म निभा रहा है और पीछे भगवा रंग में आदमी अपनी रिवॉल्वर लोड कर रहा है। वो रिवॉल्वर में एक एक करके 4 गोलियां डालता है। इसके बाद ये शख्स गोलियां दूल्हे के सीने में उतार देता है। अब पुलिस की सुनिए वो क्या कहती है। लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर किया गया, जिसमें हर्ष फायरिंग में और उसमें एक गोली जो है दूल्हे को लगी। उसमें सुनील वर्मा नाम का था दूल्हा, उसकी मौत हुई है। सुना आपने, पुलिस इसे हर्ष फायरिंग बता रही है। क्या आपको वीडियो में देखकर लगता है कि शादी ब्याह की खुशी में चलाई गई गोली है और दूल्हे को गोली गलती से लगी है? क्योंकि दूल्हे को गोली अगर गलती से लगती तो ये शख्स हड़बड़ाता और दूल्हे के पास आता, लेकिन गोली मारने वाला चुपचाप खड़ा रहता है, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। दूल्हा और दुल्हन का परिवार भी यही कह रहा है, ये गोली अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर मारी गई है। बहु आओ, मतलब यहाँ पर खाली दुआरो चारो तने हो लगो, बस अच्छा तो जहे सब परो और परी के फिर 4 ही भरी सी है, 4 ही भरी के और फिर ये 3 ही 2 मतलब ऊपर करी सी फायरिंग और एक सामने से मारी सी है और एक वह में यहाँ रही खड़े रहे। हाँ जाने की मारी सी। पहले तो पूजा भाई आवाज उतने टाइम पर वो फायरिंग बाजी। हाँ, कौन था फायरिंग कर रहा था? दूल्हे पच्चा या इधर आपने? दूल्हे के पच्चा। अच्छा, तो उसने जान के मारी है या? जान के मारी, जान के मारी थी वो। ये वीडियो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिले के नीमगांव थाना क्षेत्र का है। नीमगांव के रामपुर में बारात आई हुई थी। बारात में दूल्हे सुनील वर्मा के द्वार 4 के वक्त उस पर यह गोली चलाई गई। अब बारात का माहौल मातम में बदल चुका है। आप देख सकते हैं कि दूल्हे की लाश पड़ी है, दूल्हे के जूते पड़े हैं और बेचारी दुल्हन हाथों पर मेहंदी सजाई खड़ी है। दरवाजे पर बारात आई और दूल्हे की मौत हो गई। दूल्हे के ससुराल से लेकर घर तक मातम पसरा है। गांव में हर कोई बस इसी की चर्चा कर रहा है। हम आपको बता दें कि दूल्हे सुनील वर्मा पर जिसने गोली चलाई वो उसका रिश्तेदार ही बताया जा रहा है। उसका नाम रामचंद्र वर्मा है और उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से ये गोली चलाई। अब असलियत क्या है, दूल्हा दुल्हन के घर वाले इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक। चलिए अब आपको ऐसा वीडियो दिखाते हैं जो आपको हैरानी में तो डालेगा ही, लेकिन साथ ही आपका खून भी खौल उठेगा इस वीडियो को देखकर। ये वीडियो जहानाबाद का है, जहां पर बीच सड़क पर कुछ दरिंदे एक लड़की के साथ खौफनाक वारदात को अंजाम देते हैं। उसके साथ चीरहरण करते हैं, बदतमीजी करते हैं। ये लड़की बार बार गुहार लगाती है कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन ये दरिंदे नहीं मानते और साथ ही साथ उसका वीडियो भी शूट कर लेते हैं। देखिए। एक सुनसान इलाका, एक नाबालिग लड़की और 10 दरिंदे। लड़की जोर जोर से चीख रही है, रहम की भीख मांग रही है। दरिंदे हंस रहे हैं, उसे गालियां दे रहे हैं, उसे मार रहे हैं, उसके साथ जुल्म की इंतहा कर रहे हैं।
एक लड़की का ऐसा चीरहरण वाकई दहलाने वाला है। 7 से 8 लड़के इस लड़की को नोच रहे हैं, खसोट रहे हैं और पास खड़े कुछ लड़के मोबाइल से इसका वीडियो बना रहे हैं। ये तस्वीरें इतनी खौफनाक हैं कि देखते ही रोम रोम कांप उठता है। ये वीडियो आज इसलिए दिखाना जरूरी है कि ऐसे दरिंदों को कानून सख्त से सख्त सजा दे सके। ये वीडियो बिहार के जहानाबाद का है, जहां दरिंदों ने इस लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। एक नाबालिग लड़की पर राक्षसों की तरह टूट पड़ने वाले इन दरिंदों का यह वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में एसआईटी का गठन किया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनकी उम्र 18 साल के आसपास है। सूचना मिली कि एक वायरल वीडियो हुआ है जिसमें करीब 7-8 यंगस्टर्स एक लड़की को मॉलेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास कर रहे हैं, यातनाएं उसको दे रहे हैं और वो लड़की भीख मांग रही है बचने के लिए, मगर उसको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही है। उस वीडियो को हम लोगों ने आधार बना के जब उसको एग्जामिन किया तो उसमें एक मोटरसाइकिल नज़र आई जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर जहानाबाद का था। तो हमारा इन्वेस्टिगेशन वहीं से स्टार्ट हुआ और हम लोगों ने तुरंत नेक्स्ट डे एक FIR दर्ज किया जहानाबाद थाने में, और उसके दर्ज होने के बाद एक टीम गठित हुई। हमने अपने स्तर से समीक्षा करके एक SIT का गठन किया जिसमें जहानाबाद और पटना के लोग इंक्लूड किए गए और वहीं से वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है। सारे इलाके में सर्चेज हुई, जो भी स्कूल कॉलेजेस थे उनको देखा गया। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो 28 अप्रैल का है। हालांकि पीड़ित लड़की अब तक शिकायत लेकर थाने नहीं पहुंची है, लेकिन बिहार में इस पर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को लेकर नीतीश कुमार पर प्रहार किया है। नीतीश कुमार के भाजपाई रामराज में 8 से 10 दरिंदे एक नादान 13-14 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। वीडियो देखकर कांप गया। क्या हो गया है समाज को? बलात्कारियों को सत्ताधारियों द्वारा भारत माता और तिरंगे की आड़ में जब नैतिक समर्थन मिलेगा तो समाज ऐसे ही बर्बाद होगा। नाबालिगों के साथ यौन हिंसा पर कठोर सजा के कानून पर अभी हाल ही में मोदी सरकार ने मुहर लगाई है। ऐसे में जहानाबाद की इस वारदात से यह साफ हो गया है कि समाज के ऐसे भेड़ियों में कानून का भी कोई खौफ नहीं है। जहानाबाद से मुशर्रफ इमाम के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में कैसे 70 साल के एक नामी डॉक्टर ने बदमाशों के साथ पूरी तरीके से उनका सामना किया। दरअसल 35 राउंड बदमाशों की ओर से फायरिंग की गई। इसका जवाब देने के लिए डॉक्टर साहब ने भी गोलियां चलाई। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए किस तरह से एक 70 साल का डॉक्टर बदमाशों को मुंहतोड़ जवाब देता रहा। इस कार पर गोलियों के इतने निशान हैं कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे। बोनट पर गोलियों के निशान हैं, खिड़की पर गोलियों के निशान हैं, शीशे पर गोलियों के निशान हैं और तो और गाड़ी के अंदर सीटों पर भी गोलियों के निशान हैं। आखिर इस कार पर इतनी गोलियां किसने बरसाई? इस कार के अंदर किसको मारने की कोशिश की गई? इस कार पर पूरे 32 राउंड फायर किए गए। 28 अप्रैल की रात दिल्ली का फतेहपुर बेरी इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। बदमाश ये गोलियां हड्डी के एक मशहूर डॉक्टर हंस नागर पर बरसा रहे थे, लेकिन बदमाशों ने डॉक्टर पर 32 राउंड के करीब फायर किए तो डॉक्टर ने भी गोली का जवाब गोली से ही दिया। डॉक्टर नागर ने भी अपनी जान बचाने के लिए बदमाशों पर 12 राउंड फायरिंग की। इस वक्त हम दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में मौजूद है। दरअसल ये जो फार्म हाउस है डॉक्टर हंस नागर का फार्म हाउस है, काफी फेमस डॉक्टर है। यहीं पर कल गोलीबारी हुई थी। इनफैक्ट 29 की रात का पूरा वाकया है जब यहाँ पर गोलीबारी हुई थी। यहाँ ये बताते हैं कि 4 सस्पेक्ट थे, ऐसा डॉक्टर साहब ने बताया है। उनका कहना है कि वो छिपे हुए थे वहां और उन्होंने गोलियां चलानी शुरू करी। रिटेलिएट फायर किया गया, यानी डॉक्टर ने खुद भी फायर किया, जिसमें 12 से 13 राउंड जो है गोलियां उन्होंने चलाई अपनी लाइसेंस से पिस्टल से। उनका कहना है कि 1-2 हमलावर को लगी भी है गोलियां,
कुल 32 जो है वो एम्प्टी कार्टेजेस यहाँ पर मिले हैं, 2 लाइव राउंड मिले हैं। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने आरोप लगाया वो बेहद चौंकाने वाले। उनका कहना है कि उनके 2 भाई हैं, जॉन और रॉन, उन पर उन्होंने आरोप लगाया। उनका कहना है इसके अलावा 4 और लोग शामिल है इस पूरे अटैक के पीछे। बदमाश डॉक्टर नागर के फार्म हाउस में घात लगाए बैठे थे। गोलियों से डॉक्टर की कार पूरी तरह से छलनी हो गई और डॉक्टर नागर भी घायल हो गए। घर की तरफ जा रहे थे तो जंगल से 3 या 4 बंदे निकले और उनको फायरिंग किया। कितने लोगों को गोली लगी है? सिर्फ पापा को लगी है। नहीं तो पता चला है 2 लोगों को गोली लगी है और फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में है। नहीं, पापा ने अपने खुद लाइसेंस रिवॉल्वर रखते हैं, उनने उनको गोली मारा है, तो उनमें से 2 को चोट लगी है। तो इस तरह से 70 साल के डॉक्टर ने बदमाशों की 32 गोलियों का डटकर सामना किया और उनकी बहादुरी के आगे बदमाश टिक न सके। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है ये बदमाश कौन थे और क्यों डॉक्टर नागर पर इतनी गोलियां बरसाई गईं। मनीष गुप्ता के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। वक्त स्पेशल रिपोर्ट में छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे क्यों दूल्हे को घोड़ी से उतारकर पीटा गया। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। अगली खबर दरअसल राजस्थान के भीलवाड़ा की है। ये खबर दरअसल सभ्य समाज को एक आईना दिखाती है। एक दूल्हे को घोड़ी से उतारकर महज इसलिए पीटा गया क्योंकि वो दलित था। दूल्हा घोड़ी चढ़ने की तैयारी कर रहा था, बारात ले जा रहा था, लेकिन उसे बाकायदा घोड़ी से उतारा गया, उसकी जमकर पिटाई की गई, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। देखिए रिपोर्ट। ये समाज किधर जा रहा है? क्या दलितों को इस समाज में अपने हिसाब से जीने का हक नहीं है? अगर है तो फिर राजस्थान के भीलवाड़ा में क्यों एक दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारकर पीटा जाता है? क्या दलित का घोड़ी पर बारात ले जाना गुनाह है? मोदी सरकार दलितों के हिमायती बनती है तो फिर दलित पर अत्याचार की भी तस्वीरें देख लीजिए। 15-20 लोगों ने हमारी बिनोली रुकवा दी। 1 घंटे के प्रयास के बाद हमने थोड़ा 100-200 मीटर हमने और आगे ले गए। थानादार पुलिस सारी मौजूद थी, उसके बावजूद भी गांव के कम से कम 30-35 लोगों ने आकर मुझ पर हमला कर दिया। भीलवाड़ा के उदयलाल रायगर ने अपनी बारात घोड़ी पर ले जाने से पहले पुलिस को भी इसकी इत्तला दी थी। फिर भी अगली जाति के लोगों ने उदयलाल को घोड़ी से नीचे उतार दिया और पिटाई की अलग से। दलित परिवार का आरोप है कि यह सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। दिव्य तिवारी, भीलवाड़ा आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। जाने से पहले आपको याद ला दे, सबसे तेज सबसे सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारी वेबसाइट aajtak.in के साथ या फिर डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप। देखते रहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।